नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन नो नीड टू फाइंड इनकम टैक्स रिटर्न इन फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 जो पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26, और इस फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर आप भरते हो नेक्स्ट ईयर, जो होता है आपका असेसमेंट ईयर 2026-27, जिसमें हमें 31 जुलाई का समय दिया जाता है। ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2026 आपकी ड्यू डेट होने वाली है। तो यहां पर आपको जो है वो आईटीआर फाइल करना है। जो भी इनकम आपने यहां पर कमाई है, जैसे कि हो सकता है आपको पेंशन इनकम आ रही हो, आपने कोई घर लिया हुआ है जिसको रेंट पे रखा है तो रेंट इनकम हो सकती है, आपका कोई सेविंग अकाउंट है जहां से आपको ब्याज की इनकम हो सकती है, आपने कोई एफडी करा कर रखी है, एफडी का आपको ब्याज मिल रहा है, या आपको कोई शेयर्स मार्केट में आपने निवेशमेंट करके रखा है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, या हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अलावा एक और इनकम होती है जो होती है आपकी डिविडेंड इनकम। तो हो सकता है आपको डिविडेंड इनकम आ रही हो, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, उसको जो बेचा है उसका भी अगर कैपिटल गेन है तो वो भी आपकी इनकम होती है। आपने कोई पोस्ट ऑफिस में निवेश किया हुआ है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, एनएससी स्कीम में, एमआईएस स्कीम में सेविंग अकाउंट खोल के रखा हुआ है, एफडी करा कर रखी है, या फिर आपने पीपीएफ अकाउंट में निवेश किया है, पीपीएफ अकाउंट खुलवाया हुआ है, तो पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में आपने निवेश किया है, वहां से जो भी आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये सारी इनकम जो यहां पर सीनियर सिटीजन को आ रही है, तो ये पूरे साल में जो भी आप कमा रहे हो, जितना भी पैसा आपका आ रहा है, तो सरकार ने यहां पर लिमिट रखी है कि सीनियर सिटीजन को यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी होगी। तो हम यहां पर दो चीज जानेंगे, एक तो वो लिमिट क्या है, उस लिमिट को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तीसरी चीज किन लोगों के लिए एग्जम्पशन दिया गया है आईटीआर फाइलिंग के लिए, यानी लिमिट इन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन से ऐसे टैक्स पेयर है, लिमिट गिनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो सीनियर सिटीजन है उनको फायदा बेनिफिट इनकम टैक्स लॉ में मिलता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करनी होती है, लेकिन कई बार हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी यहां पर आईटीआर जो है वो हम फाइल कर देते हैं, जबकि आप लायबल नहीं होते हो। तो यह जानना जरूरी है कब आप लायबल होंगे, कब नहीं हो सकते। तो अगर आप लायबल नहीं है तो क्यों अपनी आईटीआर फाइल करें। आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए जानते हैं सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कब नहीं करनी होगी फाइनेंशियल ईयर 25-26। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यानी कि होता है आपका असेसमेंट ईयर 2026-27। आइए सबसे पहले अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, नो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। तो सीनियर सिटीजन को इन केस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करेंगे, जैसे पेंशन है, रेंट इनकम हो रही है, तो सिर्फ पेंशन इनकम हो रही है तो आपके लिए क्या लिमिट होगी, सिर्फ रेंट इनकम है तो क्या लिमिट है, इसके बेसिस पर यह टेबल बनाई गई है। इसके बाद हम बताएंगे अगर आपकी एक से ज्यादा इनकम होगी यानी मल्टीपल इनकम होगी तब क्या कर सकते हैं। यहां पर नेचर ऑफ इनकम जो है ये कॉलम है कि आपकी क्या क्या इनकम हो सकती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बजट 2025 जारी किया गया था, जिसके अंदर सरकार ने न्यू टैक्स रेजिम के अंदर 3 लाख से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है। अगर आपकी इनकम 4 लाख के अंदर है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। ध्यान रखिएगा, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे सीनियर सिटीजन नहीं भी हो। लेकिन यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा, एक्स्ट्रा एडिशनल फायदा मिल जाता है, जिसकी वजह से यहां पर 4 लाख से ज्यादा भी अगर आपकी इनकम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। तो ये एक्स्ट्रा फायदा क्या क्या आपको मिलता है,
और टोटल कितनी लिमिट है ये हम बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप एक पेंशनर है, अगर आपको पेंशन इनकम हो रही है तो उस केस में क्या लिमिट है। 4 लाख तो आपकी बेसिक लिमिट है, ये तो आपको मिलेगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, तो यहां पर 75,000 रुपए का ये फायदा आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई पेंशनर है जिसको पेंशन इनकम हो रही है और अगर उसे 4.5 लाख की पेंशन इनकम है तो उस केस में उन्हें कोई भी आईटीआर नहीं फाइल करना, क्योंकि उन्हें टोटल यहां पर फायदा 4,75,000 रुपए का मिल जाता है। 4,75,000 में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, 4 लाख उनकी इनकम आ जाएगी और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन जो है वो करना रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपकी सिर्फ रेंट इनकम है, कोई पेंशन इनकम नहीं है, सिर्फ रेंट इनकम आ रही है, तो ध्यान रखिएगा 4 लाख तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अब रेंट वालों को यहां पर जो है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका 1 लाख का रेंट है तो ध्यान रखिएगा 30% आपको डिडक्शन मिल जाता है। सरकार आपको कहती है कि ये 30,000 जो है वो आप खर्चे ले सकते हो, यानी फ्लैट रेट एडोक बेसिस पर आपको ये 30,000 सीधे सीधे मिल जाएंगे, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 70,000 जो है वो आपका टैक्सेबल रेंट होता है। उसी तरह अगर आपकी 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, हम इसको यहां पर डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बाय 70%। तो आपका जो है यहां पर 71,400 का जो है यहां पर निकल के आएगा, एक्स्ट्रा जो होगा आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 5,71,400, यानी 5,71,400 अगर किसी का रेंट है, सीनियर सिटीजन है, इनकम टैक्स रिटर्न आपको नहीं बनना है। आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 571,400 इसमें आपको 30% पहले डिडक्ट करना है, जो आपका ये आ जाएगा 171,400। नेट कितना टैक्सेबल रेंट होगा, 4 लाख रुपया। अब ये 4 लाख क्योंकि 4 लाख के लिमिट में है तो आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है। तो याद रखिएगा यहां पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा आपको यहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अगर आपको सिर्फ सेविंग का इंटरेस्ट का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, आपने 20-25 लाख रुपया जो है एफडी करवा के रखी है, 4-5 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में है और उसके अलावा आपकी कोई इनकम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 4 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपको सेविंग का प्लस एफडी का जो ब्याज है वो 4 लाख तक आ रहा है तो उस केस में आपको कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनना, ना ही कोई टैक्स देना है। यहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं, वहां पर अगर आपको ब्याज मिलता है तो वहां पर पूरे साल में आपको 2,46,000 का ब्याज मिलता है। अगर आपने 30 लाख रुपए निवेश किए 8.2% के हिसाब से 2,46,000 का मिलेगा, जबकि यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख है। पूरा का पूरा आपके लिए यहां पर टैक्स फ्री रहेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपने सिर्फ सेविंग अकाउंट में यानी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में निवेश किया है, 1 रुपया भी आपको टैक्स नहीं देना और पूरा का पूरा आपका यहां पर इनकम टैक्स जो है वो माफ होगा, आईटीआर भी माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं शेयर मार्केट की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ 4 लाख का फायदा मिलेगा, एडिशनल कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म किया है, 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, तो ध्यान रखिएगा 4 लाख का तो फायदा मिलेगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, 1,25,000 का एक्स्ट्रा और फायदा मिलेगा। कुल फायदा आपको 5,25,000 तक का मिलेगा। 5,25,000 तक की आपकी इनकम है, आपकी यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो यहां पर आपको 1,25,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पर आपको सिर्फ 4 लाख का ही फायदा मिलेगा। यहां पर ना ही आप एक घर बेचकर नया घर खरीदेंगे, वो एग्जम्पशन जो है उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी होगी। अगर आपका 4 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गया, आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। डिविडेंड इनकम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लाख का बेसिक एग्जम्पशन तो मिल जाता है, लेकिन यहां पर कई बार हम यहां पर लोन लेते हैं और लोन का जो पैसा होता है वो हम यहां पर शेयर मार्केट में लगाते हैं और इसके लिए लोन के लिए हम ब्याज चुकाते हैं, तो ये ब्याज हो गया हमारा खर्चा। शेयर से अगर हमें डिविडेंड आ रहा है तो उसके इसमें 20% यहां पर जो एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो लोन लिया हुआ है उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। मान लीजिए कि 4 लाख रुपए है, तो इस केस में अगर आपका 1 लाख का अगर इंटरेस्ट होता है तो यहां पर 5 लाख समझिए टोटल इनकम हो गई आपकी डिविडेंड की, इसमें 20% आपको मिल रहा है, यानी 1 लाख रुपया इतना ही आपने ब्याज दिया होगा, तो आपका कितना हो गया 4 लाख।
1 लाख जितना 1 लाख से ज्यादा आपने अगर ब्याज दिया है, मान लीजिए आपने ब्याज दिया 1.5 लाख रुपया पूरे साल में, तो आपको कितना फायदा मिलेगा? इसका 20% यानी 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। और अगर 90,000 रुपया दिया है तो 90,000 रुपए का मिलेगा। तो यहां पर 20% एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर क्या किया है, 4 लाख डिवाइड बाय 80%, तो ये आपका निकल कर आ गया 5 लाख रुपए। तो ये 1 लाख जो है उस पर आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है। ये कैलकुलेशन पर्पस है, हर एक केस में अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात करते हैं अगर आपकी सिंगल इनकम नहीं है, मल्टीपल इनकम है, तो उस केस में क्या लिमिट है, आइए देखते हैं। अगर आपकी पेंशन इनकम है, साथ में सेविंग है, एफडी का ब्याज है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज है, 4 लाख तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का भी दिया जाएगा। टोटल आपका होगा 4,75,000 रुपए। सेकंड आ जाते हैं, अगर आपकी पेंशन इनकम है जिसमें आपकी पेंशन इनकम हो गई 2,75,000 और रेंट की इनकम है 2 लाख, तो यहां पर भी 4 लाख बेसिक एग्जम्पशन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहां पर मिल जाएगा क्योंकि पेंशन है, सैलरी हेड है, और यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको रेंट का भी 30% मिल जाता है। तो हमने यहां पर एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए 2 लाख रुपया मान के चल रहे आपकी रेंट इनकम है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 70% आपको करना है, तो आपका ये निकल कर आएगा 85,700, यानी 5,60,700 अगर टोटल आपकी इनकम हुई जिसमें पेंशन और रेंट की इनकम होती है और ये रेशियो रहता है, तो इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, 5,60,700 में से पहले जो है आपको 2,75,000 रुपए कम करने हैं, बाकी का जो बैलेंस आपका आएगा 2,85,700, इसमें आपको 30% कम करना है 85,700, और फिर ये हो गया 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख आपकी रेंट हो गई, तो इस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। नेक्स्ट आपकी पेंशन है, शेयर मार्केट की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 4 लाख प्लस 75,000 का और फायदा मिलेगा, तो 4,75,000 रुपए का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ पेंशन इनकम के सामने एडजस्ट होगा, ना कि शेयर मार्केट के इनकम के सामने। आपको पेंशन और ये शेयर मार्केट की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा 4 लाख का तो मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा और 1,25,000 का और दिया जाएगा। टोटल 6 लाख तक की इनकम होने पे आपको यहां पर बेनिफिट फायदा मिल जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। अगर आपकी पेंशन है, प्रॉपर्टी बेची है, लॉन्ग टर्म हुआ है, तो सिर्फ 4 लाख का और ये 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वही फायदा आपको मिलेगा। अगर आपको पेंशन और डिविडेंड इनकम हुई है तो 4 लाख तो आपको मिलेगा, प्लस 20% आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा, तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1 लाख हमने बताया था, उस हिसाब से आपका 5,75,000 तक का बेनिफिट आप ले पाएंगे। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कौन लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। हमने ये तो बात कर ली, आईटीआर फाइल करना आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक अगर है तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आपकी इनकम 4 लाख के अंदर भी क्यों ना हुई, मान लीजिए आपकी 2 लाख की है, 1 लाख की है, या 50,000 भी क्यों ना है, आपको आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी होगा। ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पॉइंट को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कई लोग यहां पर गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें यहां पर नोटिस आ रही है। ध्यान रखिएगा, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी कब है, कंपलसरी है, भले ही आपका 1 रुपया भी इनकम क्यों ना हो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुए हैं, इस बार देखा गया है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वालों को नोटिस भेजी जा रही है। कई लोग क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं अराउंड 2 करोड़ का, और आईटीआर जो है वो फाइल नहीं कर रहे क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं है, वो मान रहे कि 4 लाख से कम है, 3 लाख से कम है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। यहां पर इनकम क्राइटेरिया आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट, सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट किया है, आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है, आपने अपने पे किया है, अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे किया है, ध्यान रखिएगा 2 लाख से ज्यादा करोगे, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने पेमेंट करी है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी और मैंडेटरी हो जाता है। टीडीएस या टीसीएस अगर आपका डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है 25,000 से ज्यादा, सीनियर सिटीजन है तो उन लोगों के लिए 50,000 की लिमिट है, 50,000 से ज्यादा अगर आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगर टीडीएस आपका 5,000 10,000 भी हुआ है तो भी आईटीआर रिफंड लेने के लिए फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट्स है, फॉरेन इनकम है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा फॉरेन बैंक अकाउंट, जिन लोगों का फॉरेन बैंक में बैंक अकाउंट है, फॉरेन में प्रॉपर्टी है, कार हो गई, घर हो गया, जमीन है,
अगर कोई होटल लेकर रखी है, फॉरेन इनकम अगर आपको आ रही है, या फिर अगर आप साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन अकाउंट में, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इनकम लेवल आपको नहीं देखना है। उस केस में आपको 4 लाख की जो लिमिट है वो कंसिडर नहीं करनी है, यानी जो पहला दूसरा जो पॉइंट बताया था हमने उसको आप भूल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिजनेस है, प्रोफेशन है, लॉस हुआ है, अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉस को, या लॉस की रिटर्न बनना चाहते हैं, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। लॉस अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, लॉस आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, और वो भी आपको बिफोर द ड्यू डेट फाइल करनी होती है। अगर आप कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ट्रस्ट, एनजीओ है, एलएलपी है, इन लोगों को तो मैंडेटरी आईटीआर फाइल करनी है। रिफंड अगर आप ले रहे हैं, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है। कैपिटल गेन की इनकम हुई है, शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी बेची है, क्रिप्टो, वर्चुअल डिजिटल असेट्स बेचा है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोग यहां पर गलत आईटीआर भी फाइल करते हैं, आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं, जबकि उनके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, आईटीआर एक तो प्रॉपर फाइल करें, अगर फाइल कर रहे हैं आईटीआर 2, आईटीआर 3 आप पर एप्लीकेबल है। दूसरा, जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करेंगे और शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन है, 100% आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है, क्योंकि यहां पर जो टर्नओवर होता है वो लाखों में नहीं करोड़ों में होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कभी नहीं पता होता कि आपका लॉस है या कितना प्रॉफिट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही समझेगा कि आपने जो भी यहां पर गेन किया है वो 100% मानेगा, यानी आपका जो सेल है वो 100% गेन मान लिया जाएगा, आपका जो परचेज होगा इसमें वो 100% अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मान के नोटिस भेज दी जाएगी। हालांकि ये गलत है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये परेशान कर सकता है। तो कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरे आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन क्यों ना हो। अगर आपकी कोई एसेट है आउटसाइड इंडिया और रेसिडेंट है आप इंडिया के, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है किसी कंपनी में, या फिर आपने अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, आईटीआर मैंडेटरी आपके लिए हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, बिजनेस टर्नओवर अगर आपका है 60 लाख से ज्यादा, प्रोफेशनल रिसिप्ट है आपकी 10 लाख से ज्यादा, तो इस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हमने बता दी जहां पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए जरूरी है। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एनी एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपकी इनकम में, जैसे हमने बताई थी पेंशन, रेंट, इनके अलावा अगर एग्जेम्प्ट इनकम होती है, कई बार यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो लाखों में होती है, यानी कि कई बार हमें ग्रेच्युटी रिसीव होती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, या कई बार हमें गिफ्ट रिसीव होती है, फादर से 10 लाख का गिफ्ट हो गया। तो यहां पर जो भी पैसा यहां पर हमें मिल रहा है ये एग्जेम्प्ट इनकम है। अब क्या इसके वजह से हमें आईटीआर की लायबिलिटी आएगी? इसके अलावा हमारी इनकम जो है वो 2 लाख 3 लाख है, लेकिन ये एग्जेम्प्ट इनकम इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हमारी टोटल इनकम जो निकल कर आ जाती है वो होती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो अब हमने तो आपको बताया 4 लाख की लिमिट है, तो क्या यहां पर 4 लाख के कैलकुलेशन में क्या ये एग्जेम्प्ट इनकम को भी हमें इंक्लूड करना होगा? आइए इसको क्लियर करते हैं। तो यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम को क्या यहां पर कैलकुलेशन पर्पस के लिए लाना होगा आईटीआर फाइलिंग के लिए? आइए देखते हैं। दोस्तों इनकम समझिएगा, जो भी इनकम यहां पर बताई जा रही है 4 लाख का जो आपको कैलकुलेशन करना है, उसमें आपको क्या क्या नहीं देखना है। आपको चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वो कंसिडर नहीं करने हैं, यानी एटीसी, एटीडी, एटीटीटीबी, ये सारे डिडक्शन आपको इग्नोर करने हैं। एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम है और न्यू रिजिम में आपको ये सारे डिडक्शन जो नहीं मिलते, लेकिन एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 जो है वो आपको अलाउ होता है। मान लीजिए यहां पर 2 लाख का आपने जो है वो एटीसीसीडी 2 ले लिया, यानी आपके एम्प्लॉयर ने जो है वो कंट्रीब्यूशन किया था एनपीएस में, इसका फायदा जो है वो आप न्यू रिजिम में ले सकते हैं। आपकी नेट इनकम निकल कर आ गई 3 लाख रुपए, तो आप कहेंगे ये 3 लाख जो है वो 4 लाख से कम है तो मुझे आईटीआर नहीं फाइल करनी है। ऐसा नहीं होगा, आपको ये 5 लाख देखना है, ना कि ये सेक्शन देखना है। वैसे ओल्ड रिजिम में ये सारे मिलते हैं, लेकिन न्यू रिजिम में आपको नहीं मिलते, तो चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है वो आपको कंसिडर नहीं करने। कैपिटल गेन का एग्जम्पशन है 54, 54B, D, E, C, F, ये भी कंसिडर नहीं करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी बेची थी, सेल करी थी, इसकी कॉस्ट हो गई मान लीजिए 2 लाख रुपए कॉस्ट थी, 8 लाख का आपका गेन आया। अब ये 8 लाख का गेन आपने नई प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया 54 में, और आपने जो निवेश किया था वो था 6 लाख रुपया, और नेट गेन आ गया आपका 2 लाख रुपया। तो क्या अब आपका 2 लाख है, आप कहोगे मुझे आईटीआर फाइल नहीं करना? ऐसा नहीं है, आपको ये 54 वाला नहीं देखना है, आपको ये 8 लाख पर अप्लीकेबल है,
4 लाख से ज्यादा है, ITR फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो इनकम में क्या क्या हमें नहीं देखना है, एक तो डिडक्शन नहीं देखना है, कैपिटल गेन एग्जम्पशन नहीं देखना है, एक और चीज है वो हमें एक्सक्लूड करनी है, वो है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम को भी हम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम के अंदर सिर्फ आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी, ना कि एग्जेम्प्ट इनकम। ये ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आती है। साफ सेक्शन 10 जो है वो कहता है, सेक्शन 10 बात करता है एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जब एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है तो आपको उसको कंसिडर भी नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो है 3 लाख रुपए, लेकिन अगर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम यहां पर 10 लाख है तो टोटल जो है वो आपका हो गया कितना, 13 लाख। तो क्या मुझे यहां पर ITR फाइल करना मैंडेटरी है? नहीं दोस्तों, क्योंकि ये आपको कंसिडर नहीं करना, और ये जो 3 लाख है वो 4 लाख के अंदर है, तो यहां पर आपको मैंडेटरी ITR फाइल नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो आपको कंसिडर इंक्लूड नहीं करना है। तो टोटल इनकम में क्या करेंगे, हम एग्जेम्प्ट इनकम को एक्सक्लूड करेंगे, और हमें यहां पर डिडक्शंस और एग्जम्पशन जो है कैपिटल गेन के वो कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद अगर हमें देखना है कि हमारी क्या 4 लाख से इनकम ज्यादा है, तो उस केस में हमें ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा। तो एग्जेम्प्ट इनकम अगर है तो बेफिक्र रहिए, एग्जेम्प्ट इनकम के केस में आपको ITR फाइल नहीं करना है, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, आपको ITR फाइल नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आज तक हमने डिस्कस नहीं करी है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, कौन सी एग्जेम्प्ट इनकम है जो 4 लाख के अंदर कवर नहीं करती। नॉर्मली तो जितनी भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है सेक्शन 10 के अंदर वो सभी कवर कर जाती है। कुछ एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको, जैसे गिफ्ट आपको रिसीव होता है रिलेटिव से, सन से, डॉटर से, स्पाउस से, ब्रदर से, तो वहां पर जो भी गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है चाहे 50 लाख का क्यों ना हुआ हो, आपको ITR फाइल नहीं करनी है आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी अगर टैक्सेबल इनकम 4 लाख से ज्यादा हुई तो ITR फाइल करना जरूरी होगा। आपको इनहेरिटेंस में मिला है, विल में मिली है, प्रॉपर्टी मिला है, पैसा मिला है, ITR फाइल नहीं करनी है। एग्रीकल्चर इनकम हुई है, 2 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम हुई है, एग्रीकल्चर लैंड आपने बेची है, ITR फाइल आपको नहीं करना है। PPF सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज मिल रहा है, मैच्योरिटी का पैसा मिल रहा है, ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट इनकम है। लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी मिल रही है, कंडीशन है वहां पर आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, वहां पर भी आपको ITR फाइल करना जरूरी नहीं है। ग्रेच्युटी मिल रही है, कम्यूटेड पेंशन VRS मिल रहा है, लीव एनकेशमेंट मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम, या फिर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है, स्कॉलरशिप इनकम हो गई, EPF NPS विड्रॉल करते हैं, या फिर अगर आप फर्म है, LLP है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है जो लॉ के अंदर दी गई है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी अमाउंट क्यों ना हो। हालांकि बस टैक्सेबल इनकम आपकी 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर पेंशन जो है वो आपकी 3,80,000 है और गिफ्ट आपको मिला है 1.5 लाख का, तो इस केस में क्या होगा, टैक्सेबल इनकम कितने हो गए, 3,80,000, 4 लाख के अंदर है, ITR फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, टैक्सेबल इनकम के साथ आपको एग्जेम्प्ट इनकम भी देखनी है कि एग्जेम्प्ट इनकम कितनी भी हो आपको ITR फाइल नहीं करना है, यानी एग्जेम्प्ट इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। इन लोगों को यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करने का, जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है पूरे साल में, 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक। ध्यान रखिएगा, यहां पर कंडीशन है वो कंप्लाई आपको करनी पड़ेगी। कंडीशन देख लेते हैं, आपकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम होनी चाहिए, और वो भी यहां पर सेम बैंक से आनी चाहिए, यानी जहां पर पेंशन है वहीं पर आपका FD अकाउंट होना चाहिए, वहीं पर आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। डिफरेंट बैंक में हुआ एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन को यहां पर डिक्लेरेशन देना है फॉर्म 12BBA में। ये डिक्लेरेशन आप देंगे तो बैंक जो है वो आपका TDS कैलकुलेट करेगा, टैक्स कैलकुलेट करेगा और सरकार को जमा कर देगा। बैंक यहां पर जो है डिडक्ट करेगा आपका टैक्स, सरकार को जमा करेगा, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करने से पहले क्या क्या कंसिडर किया जाएगा, जो भी डिडक्शन है वो यहां पर कंसिडर किए जाएंगे। जैसे न्यू रिजीम में 80 CCD 2 है वो कंसिडर किया जाएगा, रिबेट 87A है वो भी कंसिडर किया जाएगा, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी यहां पर देखी जाएगी। जिस तरह आप कैलकुलेट करते हैं उसी तरह बैंक भी आपकी इनकम को जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, कब आपका ये एग्जम्पशन जा सकता है, यानी कब आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। आपको कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी अगर यहां पर
आप ITR फाइल करेंगे अगर आपके एज बिलो 75 है, 75 साल से कम वालों के लिए बेनिफिट नहीं है। यानी अगर आप सीनियर सिटीजन तो है 60 से 74 के बीच में, तो उस केस में ये एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी इनकम में रेंट इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, मल्टीपल बैंकों से ब्याज आया है, तो भी आपको यहां पर ये एग्जम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपको पेंशन और इंटरेस्ट डिफरेंट बैंक से हुई है तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहां पर बैंक ने अगर आपका प्रॉपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर कहीं बार आपकी बैंक जो है वो TDS डिडक्ट कर लेती है, अगर TDS बैंक ने डिडक्ट कर लिया है तो उस केस में ITR फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए फॉर्म जो है वो अप्रैल महीने में ही जमा कर दें। हालांकि ये जो रूल है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। एग्जम्पशन लेना नहीं लेना वो आप पर है। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, इसके बावजूद आपकी सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम है, TDS नहीं कटा है, तो भी आप ITR भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बैंक जो है वो टैक्स कैलकुलेटर का काम करता है, टैक्स डिडक्टर का काम करता है, और सीनियर सिटीजन जो है वो ITR अपनी वॉलंटरली भी फाइल कर सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि एग्जम्पशन दिया गया है यानी आपको ITR फाइल ही नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन इनकम में 75 साल से ज्यादा है, ब्याज की इनकम है, एक ही बैंक के अंदर है, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है, आपका कोई TDS भी नहीं कटा, लेकिन फिर भी आप वॉलंटरली चाहते हैं मुझे ITR फाइल करनी है, तो आप प्योर वॉलंटरली फाइल कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सरकार आपको कहीं पर भी मना नहीं करती है। 4 लाख से कम भी क्यों ना है तो भी आप ITR फाइल कर सकते हैं वॉलंटरली, मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है, फाइल करना चाहते हैं कर सकते हैं, सरकार आपको नहीं रोकेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।